नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से रूबरू एपिसोड 6वां एपिसोड लेकर आ रहा हूँ। आप लोग जुड़े हैं हमारे किन्नौर अब तक पेज से। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहे। हमारे पेज को लाइक फॉलो शेयर करने के लिए बहुत बहुत आभार। जैसे कि हमने बताया कि सोमवार से लेकर हमारा साप्ताहिक जो प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें महीने के अंतिम शुक्रवार को हम रूबरू एपिसोड रखते हैं, जिसमें हम ऐसे शख्सियत को लाते हैं जिन्होंने अपने बलबूते, अपने सूझबूझ से, अपने सद्बुद्धि से संघर्ष किया हो, संघर्ष के करके अपने मुकाम हासिल किया हो। ऐसे ही हमारे बीच जो आज के शख्सियत है, हमारे महिला किन्नौर से बेटी रेणु नेगी जी, जिन्होंने अपने बलबूते संघर्ष कर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित हुए। और वे निर्माता और निर्देशक है लघु फिल्मों के, हमारी किन्नौर की बेटी, और जिनकी जो है लाहौल स्पीति में शादी हुई है और किन्नौर से संबंधित रखते हैं। तो उनके लिए उनके परिवार के लिए आज ये गर्व का दिन है कि हमारी बेटी, हमारे किन्नौर की बेटियां, जनजातीय क्षेत्र की बेटियां जो शहरों में जाकर लघु प्रोडक्शन जो फिल्में बनाकर जो है एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आइए हम जानते हैं जो हमारे रेणु रेणु दीदी का जो उनका संघर्ष है, उनका जीवनी है, और उनका जो अ, काम और उनके प्रति लगाव किस प्रकार से रहा। छोटी सी उनकी एक झलक वीडियो हम आपके समक्ष रखें, उसके बाद हम उनका जीवन परिचय के साथ उन्हें मंच पर बुलाएंगे। होम स्टे एडवेंचर करने वालों के लिए वरदान है, क्योंकि मेजबानों को अक्सर एडवेंचर स्थलों की अच्छी जानकारी होती है, जिसे न केवल वो आपको बताते हैं बल्कि उसमें मदद भी करते हैं। और तब होम स्टे एडवेंचर करने वालों के लिए वरदान है, क्योंकि मेजबानों को अक्सर एडवेंचर स्थलों की अच्छी जानकारी होती है, जिसे न केवल वो आपको बताते हैं बल्कि उसमें मदद भी करते हैं। और तब जब आप इस बारे में सोच रहे होते हैं, वो आपको प्रेरित करते हैं। और जब आप थक जाते हैं तो ऐसा स्वादिष्ट मुझसे और दौड़ा नहीं जा रहा। क्या दीदी, तुम भी बस? तू तो हिरन की तरह भागती चली जा रही है। अच्छा दीदी, एक बात बताओ। क्या क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तू बहुत सुंदर है, एकदम देवी जैसी। तभी तो कहती हूँ ज्यादा उछला कूदा मत कर, कभी कोई लड़का तुझे भगा कर ले जाएगा। हाँ तो फिर क्या हुआ, शादी कर लेंगे? देख, शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 22 साल होनी चाहिए। लेकिन दीदी, सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया कि क्या बताएं। अब मुझे तो इन बातों की जानकारी भी नहीं थी। तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी, मगर मौसा मौसी को तो इस बारे में सोचना था कि अभी तो ठीक ढंग से बड़ी भी नहीं हुई है। ओहो दीदी, गांव में इन सब बातों का कौन ख्याल करता है। और वैसे भी अब तो शादी हुए 5 महीने हो गए हैं। मुझे भी बताओ। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं बहू से कह रही थी कि बड़ी को मेरे पास सुला देना। और ज्यादा घुमा फिरा की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, मैं आप दोनों के लिए और बच्चे पैदा नहीं करूंगी। बस। तो किसने कहा था सिर्फ बेटियां ही पैदा करो? वो क्या मैंने जानबूझकर किए? जो देवता की खुशी थी वैसा ही हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो आपने देखा रेणु जी की जो है लघु फिल्म है, तो ये आधा घंटे की, लेकिन हमने शॉर्टकट करके निकाला है ताकि हम परिचर्चा में रख सके कि इन फिल्मों के बारे में जाने। ये बहुत पुरानी फिल्म है जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो है कम उम्र में जो बिटिया का हम शादी करते हैं, और जब शादी होने के बाद जब घर बसता है और वहाँ पर जब बेटियां पैदा होती है तो किस प्रकार से दबाव आता है कि और बच्चे पैदा करने के लिए। और बिटिया कहते हैं कि ये अब भगवान के और देवता की खुशी से हमें बहुत कुछ मिला। तो ये फिल्म का छोटा सा आपके समक्ष एक दर्शाने की कोशिश की थी आदरणीय रेणुका नेगी जी ने बहुत पहले की। और एक छोटी सी आपको और उनकी होम स्टे एडवेंचर करने वालों के लिए वरदान है,
क्योंकि मेजबानों को अक्सर एडवेंचर स्थलों की अच्छी जानकारी होती है, जिसे न केवल वो आपको बताते हैं बल्कि उसमें मदद भी करते हैं। और तब जब आप इस बारे में सोच रहे होते हैं, वो आपको प्रेरित करते हैं। और जब आप थक जाते हैं तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं कि आपकी थकान दूर हो जाती है। अलग अलग तरह की जीवन शैलियों से परिचय आपके भीतर ताजगी भर देता है। और हिमाचल में होम स्टे यहां आने वालों को यह अवसर प्रदान करता है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर लोग होम स्टे की मेजबानी करते हैं, जिनके परिवार गांव में ही रहते हैं, और वो आपको उन लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनका जीवन नगरीय जीवन से काफी भिन्न है। होम स्टे यहां आने वालों को एक ऐसा आकर्षक विकल्प प्रदान करता है जो न केवल आपको हिमाचल के सुंदर दृश्यों को अपनी आंखों में बसाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि ऐसा स्नेह और देखभाल भी प्रदान करता है जिसे केवल घर में ही अनुभव किया जा सकता है। और जब इस अनुभव में घर का बना भोजन भी शामिल हो जाए तो यहां आने वालों के साथ एक ऐसा संबंध बन जाता है जो पर्यटकों को बार बार यहां आने पर मजबूर कर देता है। खामोश पहाड़ियों में कोई सुन रहा है दिल की बात। आंख बंद करके जो सोचा, सिर झुका के जो भी मांगा, कोई सुन रहा है दिल की बात। बहते पानी में संवाद है, हवा का झोंका जैसे आशीर्वाद है। ये हिमाचल है, यहां ईश्वर का वास है। पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमने कहा कि रूबरू एपिसोड महीने के अंतिम शुक्रवार को रखते हैं, जिसमें हम ऐसे व्यक्तित्व को लाते हैं, ऐसी छवि को लाते हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से एक अलग सी पहचान बनाए हो, देश विदेश में या दुनिया में या फिर अपने गांव में, समाज में। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज के किन्नौर की बिटिया, हमारे जो रेणुका नेगी जी, उनका जीवन परिचय। आदरणीय रेणु नेगी जी हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र गांव डबलिंग किन्नौर में एक साधारण परिवार में जन्मी और पली बड़ी बिटिया है। और पिता इनके स्वर्गीय श्री राम भगत, जो मेरे नाम राशि रहे हैं, व माता श्रीमती बसंती देवी रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को संस्कार से और मेहनती से बेटी को रूप जो है एक अव्वल दर्जे का जो है बनाकर जो है उकारा है। और क्योंकि पेशे से दोनों ही आर्टिस्ट रहे हैं क्राफ्ट के। रेणु के पिता और माँ दोनों ही मास्टर क्राफ्ट के आर्टिस्ट थे और उनकी माँ को 1991 में हिमाचल में लवी फेयर में मास्टर पीस के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है।
और हालांकि उनके पिता अपनी कलाकृतियों को जीवित रहने के लिए जीवित रखने के लिए विपणन करने के लिए संघर्ष करते रहे, क्योंकि हस्तशिल्प क्षेत्र में कोई बाजार नहीं था। ये तब की बात है जब रेणु जी छोटी हुआ करती थी, और उनका संघर्ष जीवन कैसा रहा, ये यहीं से शुरुआत है। रेणु नेगी सबसे बड़ी बेटी होने के नाते अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के बारे में लगातार सोचती रहती, लगातार विचरण करती रहती, लगातार जो है अपने सपनों को बुनती रहती कि एक आदिवासी महिलाओं को और एक आदिवासी जनजातीय क्षेत्र की बिटिया को एक जब परिवार की जिम्मेदारी आती है तो उन्हें जो है बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी पर ही इनकी एक जो आज का जो हमारा रूबरू एपिसोड है, आदिवासी बालिका का जीवन संघर्ष से भरा होता है। रेणु कुछ बड़ा और रचनात्मक कार्य करने का फैसला किया था। कुछ सार्थक करने के प्रयास में रेणु ने अपने रचनात्मक पक्ष में सुधार करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करती रही, और दिल्ली स्थित प्रोडक्शन हाउस ने उनके प्रयासों की सराहना की। अब ये जानते हैं कि दिल्ली जाकर उन्होंने प्रोडक्शन में जो है उन्होंने प्रयास किया, जिसने रेणु को नेगी ने लघु फिल्म में भूमिका की पेशकश की। अब फिल्मों तक कैसे जाना और लघु फिल्मों तक डॉक्यूमेंट्री बनाने में किस प्रकार से उन्होंने जो है अपना जो है एक मेहनत किया होगा, संघर्ष किया होगा, ये जानेंगे। वो टेलीविजन उद्योग के साथ साथ उस समय कई उसकी प्रदर्शन की शुरुआत थी। रेणु नेगी कुछ जाने माने फिल्म निर्माताओं के साथ शिक्षुता की, जिससे उसे फिल्म निर्माण की बेहतरीन बारीकों को हासिल करने में मदद मिली। धीरे धीरे रेणु फिल्म निर्माण में बहुत रुचि होगी, और रेणु ने पर्यटन, कला और संस्कृति क्षेत्र के कुछ छोटी छोटी फिल्में करना शुरू किया। जैसे आपको अभी दिखाया गया कि इसमें पर्यटन के बारे में भी बताया गया था, और छोटी छोटी फिल्मों का जो आपको यहाँ बेटी का एक फिल्म दिखाया था। अपने कुछ काम को हाथ में लेकर रेणु ने दूरदर्शन से संपर्क किया, और रॉयल्टी बैंड पर उसका कार्यक्रम चलता था। वैसे भी दूरदर्शन तब एक अच्छा मंच था जहां रॉयल्टी बैंड पर कमीशन कार्य अच्छी शुरुआत दे सकते थे। दूरदर्शन ने उसे निर्माता और निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू करने का मंच दे दिया। तो यहाँ से बिटिया की शुरुआत होती है, निर्माता और निर्देशक, और साथ में यहाँ से उन्होंने एक संघर्ष जीवन जो झेला है, इसके बारे में आज के हमारे जो अतिथि है, हमारे साथ जो बिटिया है किन्नौर की, उनको मंच में बुलाते हैं, उनके जीवनी के बारे में जानेगा उनके समक्ष। तो नमस्कार जी, आपका मंच में स्वागत है रेणु दीदी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को मेरी जुले एवं नमस्कार। और आज के रूबरू एपिसोड में मैं आप सबके समक्ष अपना परिचय देने आई हूँ। सबसे पहले तो राम भगत नेगी जी हमारे इस प्रोग्राम के होस्ट, और किन्नौर अब तक के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने शो में अपने दर्शकों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। जी, आपका पुनः स्वागत करते हुए सबसे पहले तो आपके लिए बधाई, और हमारे लिए गर्व की बात कि आप जो है एक विख्यात और निर्माता निर्देशक के रूप में अब आपको जाना जाता है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। सबसे पहले हम आपके जीवनी का हमने छोटे सा अंश रखा था, किस प्रकार से आपने स्ट्रगल झेला और किस प्रकार से आपने जो है एक बड़े होने का एक फर्ज निभाया, लेकिन इसके साथ साथ एक नॉन टेक्निकल होकर आप इस टेक्निकल फील्ड में किस प्रकार आना हुआ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है लाइट कैमरा एक्शन, आपको पता है कि क्लिक करना, आपको जूम करना, ये कहाँ से आया, जबकि आपका उस समय का जो जीवनी रहा होगा कि घर में परिपूर्ण संपन्न नहीं रहे होंगे। आप इस लाइन में पहली शुरुआत कैसी रही? पहले शिक्षा पहले बताएं, उसके बाद अचानक ही जो फिल्म जो आपका लघु फिल्म की ओर जो कैमरा पकड़ना और निर्देशक करना, ये आपको और निर्माता करना, ये कहाँ कैसा हुआ आपके साथ? संजोग के साथ हुआ कि आपका एक लक्ष्य था कि मुझे इस फील्ड में जाना है? जी नहीं, बिल्कुल नेगी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये संजोग से हुआ था।
क्योंकि मेरे माता पिता जो है वो एक बहुत बेहतरीन कलाकारी का कार्य करते थे और अपनी कला को प्रदर्शित करते थे। तो मेरे पिताजी जो है वो हमेशा से ही मुझे बहुत अपने अपने साथ रखते थे और अपने साथ मुझे जो है उनके साथ मैं अपने आप को डेवलप कर पाई थी, क्योंकि मेरे पिताजी मुझ पे बहुत भरोसा रखते थे। तो मुझे बचपन से ही नृत्य और संगीत का बहुत शौक था। यही वजह थी कि मैं अपनी एजुकेशन लाइफ में जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन मेरा रहता था। बिल्कुल शॉर्ट में कहूँगी कि उस दौरान जब मैं नृत्य और संगीत में जब मैं भाग लेती थी और उसी दौरान एक दिल्ली की जो प्रोडक्शन हाउस है उनके किसी डायरेक्टर की नज़र मुझ पे पड़ी थी और एक लघु फिल्म बन रही थी साक्षरता के ऊपर, और वो चाहते थे और वो हिली एरियाज को यानी पहाड़ी क्षेत्र को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्हें मैं पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि आप हमारी फिल्म में हीरोइन का रोल करें, मेन लीड का रोल करें। तो उन्होंने मुझे उस वक्त इनविटेशन दिया था और उसके बाद वो बात आई गई होगी, चले गए। तो जब मैंने पिताजी से ये बात कही थी तो पिताजी भी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे हिमाचल में, खासकर हमारे क्षेत्र में, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा से हमें यही शिक्षा देते हैं कि आप पढ़ें लिखें और सरकारी नौकरी करें और अपने आप को जो है उस तरीके से ही अपने आप को डेवलप करें। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी जो है वो उनका दिल्ली आना जाना बहुत होता था, वो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट, उनका जो हैंडीक्राफ्ट का जो काम था उसका रॉ मटेरियल लेने वो दिल्ली हमेशा अक्सर आया जाया करते थे। तो जैसे ही मेरी 12th की परीक्षा जब मैंने अपनी दी तो उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आने तक थोड़ा टाइम लगता है। उसी दौरान उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे दिल्ली ले चलिए एंड मैं जाना चाहती हूँ। तो पिताजी मुझे ले गए थे साथ में कि चलो ठीक है, जिद कर रही है तो चलो ले जाते हैं। तो जब मैं वहां पे गई तो सबसे एक बहुत मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी कि जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टूडियो में आ जाइए। तो मैं डायरेक्टली उनसे जब मिलने गई थी, यानी स्टूडियो में गई थी, एडिटिंग टेबल पे गई थी जहां पे फिल्म बन रही थी उस वक्त। तो उस वक्त उन्होंने मुझे स्टूडियो में इसलिए बुलाया था क्योंकि वो हिमाचल के कुछ सब्जेक्ट को लेके शूट करके आए थे। तो उन्हें ये था कि आप प्लीज आ जाइए। उनकी कुछ डाउट्स थे कुछ लैंग्वेजेस को लेके, और उसमें जो चीजें थी, जो संगीत था, वो संगीत में क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वेरी गुड रेणु जी, आप बहुत अच्छे समय पे आई हैं, तो आप प्लीज स्टूडियो आइए और हमारी मदद कीजिए। तो जब मैं वहां गई तो हिमाचल का ही प्रोग्राम था और हिमाचल के जो लोकल डायलेक्ट में कुछ बातें थी जो मुझे अच्छे से समझ आती थी, क्योंकि मैं अपने प्रदेश से संबंध रखती हूँ। तो हमें क्या है कि हर तरह के जितने भी आसपास के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती। तो मैंने उन्हें बताया कि ये कह रहे हैं या कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जो सब टाइटलिंग मीन्स, अगर किसी और भाषा में अगर फिल्म में कोई चीज दर्शाया जाता है तो उसे हिंदी भाषा में सब टाइटलिंग मीन्स नीचे जैसे लिखा हुआ आता है, आपने उसको हम सब टाइटलिंग कहते हैं, तो उसे उन्होंने अनुवाद किया था। तो इस तरीके से आप यकीन करिए मेरे 5 से 6 घंटे मैं उस स्टूडियो में बैठी रही और उस स्टूडियो में मैंने विजुअल यानी वीडियो को, यानी कि फिल्म को, यानी वो जो डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उसको पूरा एडिट होते हुए देखा। तो मेरा पहले दिन का अनुभव ये था कि मैंने डायरेक्ट एडिटिंग देखी थी। फिर नेक्स्ट डे सारी बातचीत करने के बाद उन्हें ये था कि आपको शूट पे आना है, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और सब कुछ समझाया और उन्होंने बताया कि कॉस्ट्यूम का भी था, सब कुछ था। उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग में आ जाइए। तो मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब नॉट नेक्स्ट डे, कुछ 2-3 दिन में वहां बैठी क्योंकि स्क्रिप्ट की रिहर्सल थी, बातचीत की। तो मैं फिर सीधे सेट पे गई, यानी कि फिर मैं शूट पे गई। तो वो मैंने उनका जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया। वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, और वो जो है प्रसार भारती यानी कि दूरदर्शन के लिए ही बन रही थी। तो जब मैंने वो प्रोजेक्ट किया तो उस समय मुझे एक्टिंग का भी
नॉलेज हुआ कि किस तरह से कैमरे को फेस करते हैं। बहुत नर्वस थी, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। उसी दौरान क्या था कि जो पूरी यूनिट थी, यूनिट मीन्स सारे टेक्नीशियंस, जो एक फिल्म है, वो फिल्म जो है, एक फिल्म जो है वो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बनता है। पूरी एक टीम होती है, कैमरामैन होते हैं, आपके साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, सभी लोग थे। तो मैंने वो माहौल देखा कि जो आर्टिस्ट है उसका क्या किरदार है, जो टेक्नीशियंस हैं दे आर द मेन, जो असली जो फिल्म मेकर जो होते हैं वही फिल्म बनाते हैं, वो मैंने खुद रूबरू देखा। तो वो मेरा एक बहुत ही बेहतरीन मेरा एक अनुभव रहा और मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि मैंने कहा यार ये तो फिल्म मेकिंग तो इज वेरी गुड। लोग जो है सब कुछ इनके कमांड में होता है और सब कुछ ये अपने तरीके से करते हैं। तो वो जब प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन रहा, उस ड्यूरेशन के बीच में मेरा जो इंटरेस्ट जो था ना, वो फिल्म को लेके जो जितने टेक्नीशियंस थे वो क्या करते हैं, मैं कभी कैमरे में जाके देखती थी, कभी साउंड की चीजों को देखती थी कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से सारी मतलब फिल्म मेकिंग का पूरा एक माहौल देखा। माहौल देखने के बाद मैं फिर उस प्रोजेक्ट को करके वापस आ गई। तो फर्दर क्योंकि स्टडीज का था तो पढ़ाई भी हो रही थी। देन अगेन दे कॉन्टेक्टेड मी, उन्होंने मुझे फिर से हिमाचल में कॉन्टेक्ट किया कि नेगी जी, रेणु जी, हम जो है आपके प्रदेश के कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट पे काम करना चाहते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे काम करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि प्लीज आप उसे कोऑर्डिनेट करें। तो मैंने कहा वेलकम। मैं उस टाइम पे शिमला में थी, तो मैंने वो कोऑर्डिनेशन किया। उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पे शूट किया तो उनके साथ में रही। तो मैंने फिर एक डॉक्यूमेंट्री को और एक सब्जेक्ट को किस तरीके से शूट किया जाता है वो सारी चीजें देखी। और जब वो चले गए तो उसके बाद फिर वही था कि एडिटिंग में बुलाना शुरू हो गया कि आप प्लीज आइए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन में मेरी आवाजाही रही, क्योंकि पिताजी आते जाते रहते थे और मुझे अच्छा मेहनताना भी उन्होंने देना शुरू किया था, क्योंकि उन्हें था कि वो मेरे सर्विसेज ले रहे थे, तो मेरा जो आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा वो सब कुछ वो देते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि दिस इज अ वेरी गुड, ये मतलब एक बहुत अच्छा फील्ड है और ये बहुत अच्छा है कि मेरी रुचि बढ़ने लगी। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं इस इंडस्ट्री के लोगों से रूबरू हो गई, उनसे मिलना जुलना मेरा शुरुआत हुई, तो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि रेणु, आप अपने एरिया के सब्जेक्ट को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करती हैं, व्हाई डोंट यू मेक। तो उस समय जो 90s की दौर की बात है, 90s की बात है, जिस टाइम पे सिर्फ 2 ऑप्शंस होते थे, आप सभी जानते हैं, एक स्मॉल स्क्रीन होता था टेलीविजन और दूसरा था हमारा ये बिग स्क्रीन, यानी कि सिनेमा की बात आप करेंगे। तो क्योंकि मैं दिल्ली में थी, स्मॉल स्क्रीन में 90s में जो थे वो दूरदर्शन का बहुत बड़ा रोल था। दूरदर्शन में बहुत तरह के प्रोग्राम्स बनते थे। सो उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। और मैंने जब मुझे थोड़ी सी नॉलेज होगी और मुझे साधन, यानी फिल्म बनाने के लिए आपको साधन की जरूरत होती है, तो वो मुझे मिल गया था, क्योंकि मैं मीडिया हब में यानी दिल्ली के मार्केट में मेरी एंट्री हो चुकी थी। तो मैंने वहीं से अपने टेक्नीशियंस, अपनी टीम तैयार की और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्हें मैं फिर शिमला लेकर आई। शिमला के भाषा एवं संस्कृति विभाग के जो हमारे कलाकार हैं वो भिन्न भिन्न मंच पे जो है अपने कार्यक्रम देते थे। तो मैंने वहाँ उन्हें संपर्क किया और उनसे गुजारिश की कि मैं हिमाचल प्रदेश के कुछ फोक डांसेस को लेकर कुछ वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के कुछ फोक डांसेस पे छोटे छोटे मतलब पूरे एक गाने को शूट करके, उसमें ये था कि जो कैमरामैन जो था ही वॉज वेरी टैलेंटेड, वो भी यंग था और वेरी टैलेंटेड था। तो उसे भी ये था कि मैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में अपने डायरेक्टर के प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहा था, लेकिन ही वॉज वेरी टैलेंटेड, वो चाह रहे थे कि मुझे भी इंडिपेंडेंट जो है काम करने का मौका मिले। तो मैं उनको अपने साथ ले आई और हमने एक पूरा फोक डांस का एक प्रोग्राम बनाया। उस समय क्या था कि दिल्ली दूरदर्शन जो है हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते थे। तो उसमें ये था कि जैसे अगर आपने कोई अच्छी फिल्म बनाई है तो आप
उन्हें ले जाके दिखा सकते थे कि ये फिल्म हमने बनाई है। उसमें वो लोग रॉयल्टी देते थे पर मिनट के हिसाब से। उस मिनट का एक ड्यूरेशन सेट था कि आप कोई भी प्रोग्राम हम लेंगे तो इतने मिनट के लेंगे। चूंकि इंडस्ट्री में मैं चीजों को समझ गई थी कि किस तरीके से चीजें करनी है और क्या ड्यूरेशन होता है। हो जाता है ना कि मैं संपर्क में रहते हैं, जब आपको माहौल मिल जाता है तो वो आपकी सूझबूझ है। मैं अपनी सूझबूझ के साथ थी कि मुझे ये काम करना है और इससे अच्छे तरीके से करना है। तो मेरा जो पहला प्रोग्राम चला वो फोक डांसेस का चला। एग्जैक्टली इंग्लिश न्यूज के बाद मेरे प्रोग्राम्स आते थे। अब उस समय ये एक दुविधा थी कि मैं जिस परिवार से संबंध रखती हूँ, मेरा जो घर था वहां पे टेलीफोन की इतनी ज्यादा नहीं थी। हमारे तो जैसे पड़ोस में कोई एक टेलीफोन होगा तो वो होल्ड किया जाता था या बुलाया जाता था, इस तरीके की एक माहौल था। तो एकदम से मैं अगर किसी को बोलती, मैं अपने परिवार को ही बोलती थी कि मेरा प्रोग्राम आने वाला है, तो वो देखते थे। देखने के बाद वो एक चीज सवाल पूछते थे, अरे उसमें तो तुम कहीं नजर नहीं आई। तो परिवार अपनी सोसाइटी के लोगों को ये समझाना भी बहुत मुश्किल था कि फिल्म में जो फिल्म मेकर है वो फिल्म बनाते हैं, लेकिन लोगों के हाँ जहन में एक ही चीज था, जिसका चेहरा है यानी कि जो किरदार है, जो एक्टिंग है, वो फिल्म है। तो पिताजी जो है वो चीजों को समझते थे, तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा इसमें क्या है। तो मैंने जब वो रॉयल्टी की जो प्रोग्राम जब मैं लेकर गई थी दूरदर्शन में, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि अरे, मैंने कहा सर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैंने कहा मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। तो उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश से आई हो? मैं छोटी सी उनको लगी। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा और बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा अरे ये तो बिल्कुल मतलब ये आप उत्तरांचल से हो या हिमाचल से हो? तो पहले मुझे 1 घंटा तो सिर्फ उत्तरांचल और हिमाचल को जस्टिफाई करने में टाइम लगा, क्योंकि हिमाचल उस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था आर्ट एंड कल्चर को लेके। बस वहां से मेरा दौर शुरू हुआ। मैंने छोटी छोटी फिल्में, फिर लघु फिल्में बनानी शुरू की और मुझे रॉयल्टी मिलनी शुरू हुई। तो इस तरह से मेरा जो है करियर शुरू हुआ इस इंडस्ट्री में, एज अ पर्दे के पीछे, एज अ फिल्म प्रोडक्शन को लेके। स्टार्टिंग जो है मैंने प्रोडक्शन से की, मैंने डायरेक्शन से नहीं की थी। प्रोडक्शन का ये था कि दूरदर्शन में ये चीज थी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, आपका अपना बैनर और आपकी अपनी पहचान होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने मैंने अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्शन हाउस खोला। मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है RN प्रोडक्शन। RN प्रोडक्शन के नाम से जो है वो प्रोग्राम हमेशा से दूरदर्शन में भिन्न भिन्न टाइम में और भिन्न भिन्न उस वक्त के अनुसार जो है प्रोग्राम टेलीकास्ट होते रहते थे। जब मेरी जी मैं आपसे आदरणीय आदरणीय बहुत बहुत बधाई आपसे। अब हम सवालों का सिलसिला रखेंगे। सभी जी जी सब आप कहेंगे तो पता नहीं चलेगा। सवाल ये है जी कि अब आप उस लेवल तक चले गए, अब आपको अगर घर वाले नहीं जान रहे हो या फिर आपके पड़ोसी नहीं पहचान रहे हो क्योंकि आप कैमरे के बाहर या फिर आप रोल से बाहर होते थे, लेकिन जब आपने लघु फिल्म, जब आपने DD नेशनल पर एक प्लेटफॉर्म पर आपने अपना पहली प्रस्तुति देखी, तो उस समय का एक आपका जीवनी परिचय मैंने देखा था। तो आप पहली बार देख रहे थे और आपका एपिसोड चल रहा था और उस समय टेलीफोन भी नहीं था। तो उस समय मन कैसा आपका कर रहा था, विचलित या भावना कैसी थी आपके अंदर में उस समय? मेरा उस समय जब इस नो डाउट, जब वो फिल्म मेरी बड़ी फिल्म थी, मेरे आधे घंटे की फिल्म थी, और वो मैंने जो है हिमाचल के टॉपिक पे ही फिल्म बनाई थी और उस फिल्म को बहुत अच्छा चंक मिला था। तो वो क्या होता था कि उस समय क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन गैप रहती थी, तो अचानक क्या हुआ, जब मैं दिल्ली मेरा आना जाना रहता था, मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट ले रही थी एक होटल, एक रेस्टोरेंट में, उन्होंने टीवी लगा रखी थी। उस टीवी में अचानक क्या हुआ, जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो म्यूजिक बजना शुरू हुआ। तो मेरा टीवी पे ध्यान नहीं था, बिकॉज मैं खाने पे बिजी थी। मुझे था कि जल्दी जल्दी खा के मुझे जो है अपना जहाँ पे मुझे जाना था, मुझे वहां जाना था। तो मैंने जैसे गाना सुना तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, यार ये तो मेरी फिल्म का, ये तो मेरे किसी प्रोग्राम का म्यूजिक बज रहा है। तो मैंने देखा सारे लोग वहां पे खड़े थे, खड़े होके वो देख रहे थे। तो आपस में डिस्कस, मैंने जब देखा, मैंने कहा ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है।
वो मेरा प्रोग्राम, जब वो फर्स्ट प्रोग्राम था तो मैं आसपास देख रही थी, क्योंकि वो रेस्टोरेंट जो था एक छोटा सा था और वो बहुत दूर था, वहाँ कोई फोन भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरा प्रोग्राम, मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं कि मेरा प्रोग्राम आ रहा है, देखो नेशनल चैनल पे मेरा प्रोग्राम आ रहा है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। आसपास के इतने लोग थे, उनको ये भी नहीं बोल पाए कि ये मेरा प्रोग्राम है। वो देख रहे थे, कहते अच्छा अच्छा ये तो हिमाचल का है, ये तो ये, मतलब इस तरह से बात कर रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे नेगी जी, उस समय मेरे आंखों में आंसू और इतनी खुशी थी, मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और ये दुख भी था कि मैं किसी को बता भी नहीं रही थी, क्योंकि वो 1 टाइम टेलीकास्ट होता है। जो भी आप रॉयल्टी में प्रोग्राम चलाते थे वो 1 टाइम टेलीकास्ट होता था, और लोग उस टाइम पे अपने प्रोग्राम को टेलीकास्ट होने से पहले घर नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे रिश्तेदारों को पहले से ही आगाह करके रखते हैं। मुझे वो मौका नहीं मिला था अपने प्रोग्राम को लोगों तक बताने के, लेकिन वो प्रोग्राम जब मैंने देखा तो मैं सच कहती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, और अच्छा लगा कि अच्छा ये संभव है और मैं कर सकती हूँ, और मेरे प्रोग्राम को एक मान्यता मिल गई है। तो उस समय से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस प्रोफेशन में जो है सही तरीके से एंट्री करनी है और काम करना है प्रोफेशनल तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने अपने परिवार के लोगों को बुनियादी चीजों के लिए बहुत संघर्ष करते हुए देखा मतलब हमेशा देखती थी। तो मेरी दिली इच्छा होती थी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं और उनको एक बेहतर जिंदगी दूं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आके मुझे उतना मेहनताना मिलने लग गया था, जो बोलते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपकी होती है, शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैंने अपने पिताजी से इजाजत मांगी थी कि मेरे पिताजी की ये शर्त थी कि बेटा आप अपनी स्टडीज भी करेंगी। मैंने कहा हाँ, मैं स्टडी भी करूंगी और काम भी करूंगी। तो दिल्ली में मेरे पिताजी हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, और मैंने फिर वो प्रोग्राम बनाना शुरू किया। जो मेरी शुरुआती दौर के जितने भी आप प्रोग्राम देखेंगे पुराने, ये 26 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ। 26 साल पहले 1997 में मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस को रिप्रेजेंट किया और प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए। आज के दौर की बात कहूँ मैं, आप सारे दर्शक या सभी ये जानना चाहेंगे कि फिल्म की बात करते हैं। फिल्म में मेरा किस तरीके से मैं अपने इस व्यवसाय को या इस बिजनेस को कर रही हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बताना चाहती हूँ कि मैं आज के दौर पे ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुली अपने कार्य को कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक कम्युनिकेटर, एज अ कम्युनिकेटर काम कर रही हूँ। कम्युनिकेटर किस तरीके से कि मेरे आसपास में, मेरे समाज में जितनी भी गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों को मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ, और उन गतिविधियों में जितना भी डेवलपमेंट है, देखिए समस्याएं दिखाना, कुरीतियां दिखाना, ये सब चीजें ही एक फिल्मकार के लिए जरूरी नहीं होती है ना। उसमें जरूरी है कि आप जो है फिल्म के जरिए जो है समाज में होने वाली जितनी डेवलपमेंट है, या एक मैसेज है, या आप कोई भी चीज, जो भी संदेश है, जो भी बात कहना चाहते हैं, ये उस समय शुरुआत हो गई थी इस इंडस्ट्री में। उसमें ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री का मार्केट जो था दिल्ली द बेस्ट था। तो मैंने जब उसमें, और जो प्लेटफॉर्म दे रहा था वो दूरदर्शन दे रहा था, दूरदर्शन तक ही चीजें मुझे पहले पता चली। लेकिन जब मैंने सोचा कि इसको मैं और वास्ट तरीके से करूं, तो मुझे बाजार मिला। क्योंकि एक फिल्म मेकर के लिए ये बहुत एक बड़ी समस्या होती है कि अगर आप अपनी रचनात्मकता यानी अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से मिलेगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अगर मुझे ये जेब अपने पॉकेट से मनी खर्च करके फिल्म बनाने की अगर बात कहे, तो वो चीज़ मुझसे पॉसिबल नहीं थी। तो दूरदर्शन ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। दूरदर्शन के द्वारा मैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है हमारा जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय में भी हम जैसे कलाकारों के लिए, हम जैसे क्रिएटिव लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो फिर मुझे उसी दौरान पता चला था। तो सबसे पहले अगर आपने उस क्षेत्र में, यानी कि आपने इस तरह की फिल्में या एज ए कम्युनिकेटर काम करना है, तो उसके लिए वो जरूरी था कि सरकार के पैरामीटर्स होते थे कि, या मार्केट में पैरामीटर था कि अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो आपको कोई ऐसे पैसे कैसे दे देगा कि आप प्रोड्यूसर, आप अच्छे फिल्मकार हैं। अच्छा, मैं एक अच्छा फिल्मकार हूँ या मैं अच्छी फिल्में बनाता हूँ, वो फिल्में
देखी जाती है, देखने के बाद आपको नेशनल लेवल पे आपका कंपटीशन होता है। नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे फिल्मकार जो है, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, वो अपनी क्रिएटिव फिल्मों को लेकर आते थे, डॉक्यूमेंट्रीज को लेकर आते। तो मेरे पास हिमाचल की 5-6 फिल्में बन चुकी थी उस दौरान तक। तो मैं भी जब वो एप्लीकेशन के लिए जब वो काउंटर खुला, जब वो एक कुछ समय के लिए होता है कि जितने भी जो फिल्म प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है तो उनको इनवाइट किया जाता था। तो मैं भी अपनी 5 फिल्में लेकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का जो पटल है वो आपको पता ही होगा, काफी सारे पटल है, तो उसमें मैं वहां पे उनको वो प्रोग्राम दिया। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे ये नहीं था कि मेरी सिलेक्शन होगी, लेकिन मेरी सिलेक्शन हो गई। तो वो तो फिर मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि भारत सरकार के उसमें आपका इम्पैनलमेंट होना, यानी आपको मान्यता मिलनी कि आप एक निर्माता और एक निर्देशक हैं के तौर पे जो है हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो वो आईएनबी ने मुझे सबसे पहले जो है वो मौका दिया। उसके बाद फिर मेरा दौर चलता रहा और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आदरणीय, अभी यहाँ पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतना आसान नहीं है जितना आप बोल रहे हैं, हमारे को तो लग रहा है कि बहुत इजी से आप सफलता आपने प्राप्त की होगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहा आपको वहां तक जाने के लिए। फिर भी नहीं। जैसे आपने छोटी फिल्मों की शुरुआत की और आपने अपना प्रोडक्शन बनाया, यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे सफलता के लिए आप किसको आप अपना श्रेय देंगे? आपको अपना काम के लिए, परिवार के लिए, पिताजी के लिए, या फिर जहां आपको पहली बार प्रोडक्शन के लिए जहां आपको दिखा था कि इस प्रकार से काम होता है, उन लोगों के लिए श्रेय देंगे कि वहां से आपको आप थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया रखें इसके लिए, श्रेय के लिए? जी, मैं पूरा श्रेय जो है अपने माता पिता को देना चाहूंगी, क्योंकि जिस समय ये फिल्म इंडस्ट्री के को लेके जो है, आप जानते हो कि हमारे समाज में एक अच्छी सोच नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, लेकिन मेरे माता पिता को मुझ पे बहुत भरोसा रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ, और उन्होंने जो मुझे जो परवरिश मुझे दी, मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए जो है कभी ना नहीं किया। उन्होंने कहा खुद देखो, जानो और परखो। तो ये पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को दूंगी। उन्हीं की परवरिश ने मुझे आज इस मुकाम पे बनाया है कि मैं आज आप सभी के साथ जो है रूबरू हो पा रही हूँ। जी आदरणीय, आपके लिए एक सवाल है कि मीडिया हब में आप रेणु जनजातीय महिला के से जाना जाते हो, ठीक है जी। आपको कैसा महसूस होता है? और इसमें जबकि एक आदिवासी और जनजातीय महिला एक ईमानदार और मेहनती, शर्मीली और होती है, जबकि दिखावट नहीं करती है, उनके अंदर में दिखावा नहीं होता है, वो अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं। तो आपको कैसा फील होता है जब आप जनजातीय उस पर जानते हैं? तो देखिए, मैं जनजातीय क्षेत्र की जनजातीय महिला हूँ। ये बात मीडिया हब को 2001 तक नहीं पता था। 2001 तक मैं एक जनरल वे में काम कर रही थी। सबको ये पता था कि ये हिमाचल की है, हिमाचल को रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि मैं हिमाचल के प्रोग्राम्स लेकर आती थी। और जब भी कभी कोई प्रेजेंटेशन होता था या किसी चीज के लिए जब हम सारे फिल्मकार इकट्ठे होते थे, तो उस समय वो सिर्फ इतना जानते थे कि मैं हिमाचल की हूँ, क्योंकि उस टाइम में मैं हिमाचल की डॉक्यूमेंट्रीज, हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा काम करती थी। लेकिन ये जब जनजातीय मंत्रालय का एक पोर्टल था जिसमें उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो हिंदुस्तान के, मतलब इंडिया के जितने भी ट्राइबल्स हैं उस पे उन्होंने फिल्में बनानी है। तो वहां पे एप्लीकेशंस के लिए जब सब लोगों ने अप्लाई किया था, तो उस समय मैंने भी अप्लाई किया था। और उस उन्होंने जो हमसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने एक चीज भी मेंशन कर रखी थी कि जो आदिवासी अगर इस तरह के कार्य क्षेत्र में है तो वो जो है इसमें मेंशन करे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने जब एप्लीकेशन दी, आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हिमाचल की थी जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर गई थी। तब मेरे फील्ड के लोगों को पता चला, अच्छा यार तुम आदिवासी हो, कहाँ से हो? तो फिर मैंने कहा कि मैं किन्नौर से हूँ। तो उन्होंने जब किन्नौर को, क्या है कि उस टाइम पे सर्च तो कर नहीं सकते थे, तो वो किन्नौर के लिए, अच्छा किन्नौर कहाँ है? तो नेगी, एक्चुअली क्या था, जब रेणु नेगी कहते थे
तो मेरी पहचान पहले एज अ किन्नौरा या एज अ हिमाचली तो है ही नहीं। तो मैं कहूंगी नेगी जी, आपका भी पहला क्वेश्चन नहीं था ना कि नेगी जी आप जी। उत्तरांचली हो या हिमाचली हो। तो फिर मैं बताती थी नहीं मैं हिमाचल से हूँ। अरे हिमाचल में नेगी कहाँ, तो फिर मैं बताती थी ट्राइबल एरिया है, किन्नौर है। जब ये चीज की शुरुआत हुई तो मैंने उस समय ये चीज मेरे जहन में आई कि हम जिस तरह का मैं कार्य कर रही हूँ, जिस तरह का प्रोफेशन में मैं हूँ, ऑडियो विजुअल में हूँ, क्योंकि ऑडियो विजुअल एक ऐसा पावरफुल इंडस्ट्री है जो समाज आपके हमारे समाज और हमारे लोगों की सोच को पूरा बदलता है, तो मुझे लगा कि अरे मैं क्यों ना अपने किन्नौर को रिप्रेजेंट करूं। उसके बाद वो एक दूसरा जरिया था कि आप अपने प्रपोजल्स लेकर आए, यानी कि आप अपने आइडिया कॉन्सेप्ट एज अ फिल्म मेकर जो है आप उनको रिप्रेजेंट करने वाले थे। तब उस समय जो है मैंने सबसे पहले किन्नौर की जो सब्जेक्ट है उसको लिया था। उस समय हिमाचल के एक डॉक्टर बंसीराम शर्मा जी थे, स्वर्गीय हैं अब, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने हमारे किन्नौर के ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी किया था और किताबें भी लिखी थी। उनसे मेरा संपर्क हुआ था, तो उनसे मैंने जब बातें की, उनसे जब मुझे अपने पूरे किन्नौर के इतिहास के बारे में जब सही तरीके से पता चला, तो मैं बहुत मतलब उत्साहित हुई कि मैंने उनसे गुजारिश की कि आप प्लीज मेरे लिए जो है ये प्रोजेक्ट लिखिए। उन्होंने फिर वो मेरा प्रोजेक्ट मेरे लिए लिखा और वो स्क्रिप्ट जो है फिर वहां गई और मैंने उस फिल्म को बनाया। तो फिल्म इत्तेफाकन 158 फिल्में बनी थी उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया के ट्राइबल्स पे। तो उसमें फिर मैंने किन्नौर को और हिमाचल को, लाहौल स्पीति को रिप्रेजेंट किया, और जितनी भी हमारे रिमोट एरिया गद्दीस को मैंने रिप्रेजेंट किया। गद्दी के ऊपर फिल्म बनाई, गुज्जर्स के ऊपर बनाई। वो बड़ा ही कठिन था, क्योंकि इस तरह की फिल्में बनाने के लिए, क्योंकि हम जो जिस क्षेत्र में मैं हूँ एज अ कम्युनिकेटर, एज अ फिल्म मेकर, मेरा जो टूल था, मेरा जो साधन था वो मेरी फिल्म थी। लेकिन जो मैं बात कहने जा रही थी वो बात जो है एक बॉलीवुड की फिल्मों की तरीके से मैं नहीं कह सकती थी, मिर्च मसाला लगा कि कोई आपकी स्टोरी को जो है रिप्रेजेंट करे। वो तो यही था कि आपको ऑन द स्पॉट जाके, आपको लोकेशन पे जाके, आपको उसी क्षेत्र में जाके सारी चीजें करनी थी। उस समय ये भी था कि किन्नौर जाना कोई आसान नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे परमिशंस भी नहीं होती थी हमारे किन्नौर में। ये तो काफी लेट हुआ था। सो मैंने जब देखा कि मैंने अब दे तो दिया है, लेकिन जाके अब करना है, तो फिर जितनी भी मेरी यूनिट थी वो बाहर के थे, कोई बिहार के, कोई बंगाल के, कोई यूपी के, हिमाचल का कोई भी नहीं था। तो उनको लेकर फिर मैं किन्नौर आई। किन्नौर के मैंने सब्जेक्ट्स पे काम किया। उसके बाद मेरा दौर ये हुआ कि सबने कहा अरे आप तो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो आप जो है ट्राइबल्स पे काम करना शुरू कीजिए। जब उन्होंने मेरी फिल्में देखी, क्योंकि फिल्म का सिलसिला शुरू हो चुका था, काम मैं करने लग गई थी। फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मुझे मेरे पास टीम बहुत अच्छी थी। बहुत बोलते हैं निपुण, जो अपने काम में बहुत सशक्त थे और बहुत अच्छा काम करते थे। तो उन्हें भी ये था कि अरे, उन्हें भी हिमाचल के बारे में पता नहीं था। तो मेरी यूनिट भी बड़ी एक्साइटेड रहती थी कि रेनू मैम के साथ हम कहाँ जाएंगे, मतलब हिमाचल में जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो वो हम लोग जो है एक व्हीकल में मैं उनको लेके जाती थी। तो जब वो किन्नौर में मेरे साथ आए तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए, क्योंकि कैमरामैन को भी ऐसा विजन मिल गया कि उन्होंने कहा कि रेनू जी कितना ब्यूटीफुल है आपका। तो वो लोग क्या होते थे कि वो मेरे साथ शूट में एंजॉय करते थे। तो सब्जेक्ट तो हम करते ही थे, शूट में एंजॉय करते थे। और जब किन्नौर में जब वो हमारे कैप्स, हमारे लोग जो है आदर सत्कार में, तो आपको मालूम है कि हमारा किन्नौर बहुत देश विदेश में फेमस है। तो उन्हें जब टोपियां मिलती थी, उन्हें जब चिलगोजे मिलते थे खाने के लिए, बादाम मिलते थे, तो वो बड़े एक्साइटेड होते थे। और जब वो शूट करके वापस आते थे, क्या होता है कि जो आप इंडस्ट्री जब हब में काम करते हैं नेगी जी, तो जो लोग मुझसे मेरे साथ काम करते थे वो अन्य फिल्मकारों के साथ भी काम करते थे। तो वो क्या होता था कि उनके लिए एक बहुत ही एडवेंचर, और कहें कि उनके लिए बहुत ही एक यादगार वो प्रोजेक्ट होता था। मेरा जो भी प्रोजेक्ट होता था उनके लिए बड़ा यादगार होता था। तो वो हर जगह लोगों को बताते थे कि रेनू नेगी जो है आरएन प्रोडक्शन की तरफ से हम लोग किन्नौर गए थे और वहां पे हमने ये देखा, वो देखा। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैंने एक छुपी हुई कला को, यानी कि एक हमारा जो
किन्नौर था 90s में एक बंद किताब की तरह था, जो सिर्फ आर्टिकल्स में या ब्रशेस में या बाकी चीजों में दिखता था, लेकिन फिल्मों में एज अ डॉक्यूमेंट्री के जरिए नहीं दिखता था। तो मुझे एक चीज ये समझ आई थी कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का बहुत स्कोप है। तो जो मैंने वो फिल्में पहले शुरुआत में जो फिल्में बनाई थी हिमाचल अपने किन्नौर क्षेत्र की, तो वो मैंने टूरिज्म को ज्यादा हाईलाइट किया था, यानी कि ये किन्नौर की ब्यूटी को मैं ज्यादा हाईलाइट करती थी। किन्नौर की ब्यूटी के साथ साथ कल्चर, तो आप देखिए, अगर हमारा एक फोक डांस जब उन्होंने पहली बार देखा था मेरे प्रोग्राम्स में, जब फोक डांस देखते थे, तो क्या है कि जिन लोगों के लिए, जिस क्षेत्र पे मैं फिल्म बनाती हूँ, हम लोग जो काम करते हैं ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में, वहां पे क्या है कि एक्सपर्ट्स बैठते हैं। अगर आप जनजातीय सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जितनी भी ट्राइबल स्कॉलर्स जो हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स जो हैं, वो लोग हमारी फिल्में पहले देखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे एक आप फिल्म बनाते हैं, तो उस फिल्म को आपको जो है वो सेंसर बोर्ड में ले जाना होता है। इसी तरीके से मैं जो फिल्में बनानी मैंने जब शुरू कर दी थी अपनी मार्केट में, कि अगर ट्राइबल्स पे काम कर रहे हैं, ट्राइबल्स बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट होता था, तो वहां पे वो फिल्म जो देखते थे वो एक्सपर्ट्स देखते थे। तो हमेशा ये होता था, चूंकि मैं जिस जड़ से जुड़ी हुई हूँ, मैं किन्नौर की से जुड़ी हुई थी, अगर मैं किन्नौर में आकर फिल्म बना रही थी, तो मुझे पता था कि मेरी किन्नौर में क्या चीज की अहमियत है जो मुझे दिखानी चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब जनजातीय मंत्रालय ने ट्राइबल कम्युनिटी को दिखाने के लिए जब ये इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए, और वो ये चाहते थे कि डेवलपमेंट भी दिखाएं, तो डेवलपमेंट क्या था? डेवलपमेंट जो था वो टूरिज्म था हमारा, डेवलपमेंट जो था वो एजुकेशन था हमारा। तो वो चीजों को भी मैं दर्शाती हूँ। मेरा काम है जी कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पे जी। जाके फिल्म नहीं बनाती हूँ। आदरणीय उस आदरणीय हमारे पास समय कम है, मैं आपसे अन्य सवाल रखता हूँ और धीरे धीरे आपका हम समझ रहे हैं। और जैसे कि आप समकालीन, उस समय के समकालीन विषयों को लेकर आप छोटे छोटे लघु फिल्म बना रहे थे, तो उस समय के जो आदिवासी महिलाएं आपको शायद देवदूत के भी जानते हुए, क्योंकि उनकी समस्या सरकार तक जाती थी। तो ऐसे ऐसे प्रकार के फिल्में बनाने के लिए आप में उत्साह, ऊर्जा तो कहाँ से लेकर आते थे, इतना ऊर्जा? उसका और उनकी उनकी संवेदनाओं को वहां तक प्रकट करना, और उसमें आपको कहीं आपको विसंगतियां भी आई होगी सुनने में। आपको तो पता है कि होते ही है कहीं ना कहीं। तो इतना ऊर्जा ऊर्जा और महिला, आपको एक मर्द होता तो बात अलग होती, महिला ऊपर से, तो इतना ऊर्जा और उत्साह, इस पर आप बताएं। जी, बिल्कुल सही बात की नेगी जी। मेरा ये था कि चूंकि मैं आदिवासियों पे काम करना मैंने जब शुरुआत कर ली थी, तो आदिवासी कम्युनिटी थोड़े अपने एक जल्द से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है। तो जब जी मैं एज अ फील्ड में जाके जब मैं काम करती थी, जब मैं अपने आदिवासी सोसाइटी में जब उनसे इंट्रोडक्शन देती थी, तो वो खुलते नहीं थे। लेकिन जब उनको ये बताती थी कि मैं आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे काम करने में ज्यादा आसानी होती थी। मुझे वो छुपी हुई चीजें भी वो बताते थे कि नहीं, आप आइए और इस चीज को करिए। तो मुझे एक तरह से ये फायदा जरूर हुआ कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती थी, और वहां पे जब उन लोगों को पता चलता था कि अच्छा आप भी ट्राइबल बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो मुझे उसमें हमेशा अपने सब्जेक्ट को करने में हमेशा आसानी रही है। जो महिलाएं हैं वो मुझसे खुल के बात करती थी, अपनी समस्याएं सारी बताती थी। यही कारण था कि आदिवासी हमारे समाज में समस्या के साथ समाधान क्या है, वो चीजें मैं हमेशा से करती रही। तो मुझे कभी इस तरह से आदिवासी अपने समाज में काम करते हुए कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट में मैंने जो है काम किया, वहां पे लोगों ने जो है मुझे खुले दिल से जो है स्वागत किया, जब उन्हें पता चलता था कि अच्छा आप जो है ऐसे हिली एरिया से हैं। तो मुझे हमेशा से ही लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। मैंने मध्य प्रदेश में जो है बहुत लंबा एक प्रोग्राम शो बनाया था, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न आदिवासियों पे मैंने काम किया। वहां पे भी लोग जो है बहुत मेरा स्वागत करते थे, क्योंकि उनसे मैं परिचय अपना ऐसे ही देती थी कि मैं आप ही के ही समाज से बिलोंग करती हूँ। वो मुझे कहते थे कि तुम इतनी
गोरी कैसी हो, तुम्हारा स्किन ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ के जो मैदानी इलाके के आदिवासी हैं उनको पहले समझ नहीं आता था, फिर उनको बर्फ नहीं पता थी, तो उनसे मैं बहुत क्या कहते हैं, हम लोग जो है अपने विचार प्रदान करते थे। तो क्योंकि उन आदिवासियों का जो उनकी जो जीवन शैली है वो हमारी पहाड़ी क्षेत्र की जीवन शैली से बहुत भिन्न है, लेकिन चूंकि मैं उस पर काम कर रही थी तो मैं उनके साथ जुड़ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था ठीक है मैं उस सब्जेक्ट को दर्शा रही हूँ, लेकिन वो खुशी से जो चीजें मुझे रिप्रेजेंट करते थे वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। तो आदिवासी सब्जेक्ट को चूज करके उस पर जो मैंने काम किया उस पर मुझे कभी भी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जी ये जरूर आदरणीय जी, अच्छा बोलिए बोलिए। बट ये है कि एक फिल्मकार होने के नाते ये नहीं है कि मैं सिर्फ हिमाचल पे ही काम करते रहूं या हिमाचल या आदिवासियों पे काम करते रहूं, क्योंकि जब आप नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब काम करते हैं तो आपके जो क्लाइंट है वो हमेशा पूछते हैं ठीक है मैडम यू बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश और आपने हिमाचल में बहुत काम किया, पहाड़ों पे काम बहुत किया है, इसके अलावा आपने कौन से सब्जेक्ट पे काम किया है। तो आज अगर मैं आज की बात कहूँ तो फिर मैंने उसके बाद जो है अन्य टॉपिक्स पे काम करना शुरू किया, जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाके मैंने काम शुरू किया। मैंने जो है एग्रीकल्चर की फिल्में बनानी शुरू की। मैंने हेल्थ बेस्ड जितने प्रोग्राम्स है, हेल्थ इश्यूज पे जो है समाज के जितने भी महिलाओं के हमारे हेल्थ इश्यूज है उस पे काम करना शुरू किया। आज के दौर पे मैं विज्ञान जो साइंस की डेवलपमेंट कैसी है उसको साधारण भाषा में साधारण तरीके से व्यूअर तक पहुंचाने का काम भी मतलब हम लोग करते हैं एज अ ऑडियो विजुअल के जरिए। तो ये भी जरूरी है एक फिल्मकार के लिए कि अपनी जो सोच है, जो अपना आप जो दायरा है उसको थोड़ा बड़ा रखें। तो मेरा सिर्फ हिमाचल में रह के सिर्फ हिमाचल का टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करूं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे मैंने काम किया। उस सब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितनी भी मैंने चीजें रिप्रेजेंट की उसमें भी मैंने हिमाचल को ही रिप्रेजेंट किया है, हिमाचल के ही टॉपिक्स को जो है मैंने वो दर्शाया है और बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। आप देखिए जो काम मैंने पहले जितने भी मैंने काम किए हैं, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी सारी फिल्में या अभी फिल्में आनी शुरू हो गई, आर्काइव्स में आ रहे हैं। नेगी जी आपने भी देखा है कि जितने भी जो लोग हैं स्कॉलर्स हैं या अपने सब्जेक्ट की जानकारी रखना चाहते हैं तो वो लोग हमारी फिल्में देखते हैं। तो मैंने काफी आप देखिए 100 के करीब मैंने फिल्में बनाई हैं। वो फिल्में क्या हैं, वो फिल्में मैंने कम्युनिकेट किया है, समाज को अपनी सर्विसेज दी है, समाज में कितनी अच्छी चीजें, कितनी डेवलपमेंट हो रही है और अच्छी बातें क्या है, अच्छी बातों को ही मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऑडियो विजुअल के जरिए। आदरणीय, हमारे पास समय कम है और सवाल ज्यादा है, आप ध्यान रखिए। अभी 15 सवाल है आपके पास और हमारे पास 7 मिनट रह गए। तो चलिए मिनट हमारे पास ही, आपको पूरा सवाल पूछेंगे तभी एपिसोड को खत्म करेंगे, जल्दी भी नहीं है। फिर भी आपको समय का ध्यान रखना है। अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल के जनजाति में आपने कैमरे में जो है हर गतिविधियों को कैद किया, हर समस्याओं को कैद किया, ठीक है जी। और विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परियोजनाओं के साथ आपने काम को किया और दर्शाया भी। अब इसमें लगभग जब काम करना हो तो मूल्य कितना आपको, एक लघु फिल्म की जो मूल्य होती है उसमें कितना आपका इन्वेस्ट होता होगा, ताकि हम दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि एक छोटी सी लघु फिल्म के लिए, क्योंकि आपको तो पता है उसमें जो आप उस समय काम करते थे उस समय तो एक आजकल तो डिजिटल है, डिजिटल में तो आपको एक दिन में भी हर चीज दे सकते। तो उस समय आपको अगर आपको कुछ दिखाना है तो मौसम का इंतजार करना पड़ता होगा, या फिर कई प्रकार को तो 5-5, 6-6 महीने लगते होंगे। तो उस समय का बजट और आज का बजट वो करना हो तो कितना लगभग डिफरेंट होगा? देखिए आज के डिजिटल समय की बात में कहूँ तो फिल्म बनाना जो है बहुत आसान हो गया है और बहुत सुलभ हो गया है। अब दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ जो कोई एक फिल्मकार है जो फिल्म बनाना चाहता है, बड़े आसानी से फिल्म बना सकता है। जो फिल्म जब बनाना जो है अब वो बहुत साधन जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। आपके 6 इंच के मोबाइल से लेके आपका जो 65 इंच का स्क्रीन है वो आज आपका होम थिएटर है। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो हम लोग जो फिल्म बनाते हैं, मैं
छोटी बजट की फिल्में भी बनाती हूँ और बड़े की भी बनाती हूँ। छोटे बजट और बड़े बजट डिसाइड ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपको कितना बजट दे रहा है। फिल्म जो है, फिल्म में आप जितना अच्छे बजट के साथ और अच्छे साधन के साथ फिल्म बनाएं, वो और ज्यादा खूबसूरत बनता है। तो फिल्म के लिए कोई बजट फिक्स नहीं होता है। तो अगर डायरेक्टर, मैं एक डायरेक्टर भी हूँ और एक प्रोड्यूसर भी हूँ, यानी कि क्लाइंट से जो मुझे पैसा मिलता है, उस पैसे पे मुझे उस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। आपका एक शिप है, उसके आप एक कप्तान हैं, आपको अपने शिप को जो है साहिल तक पहुंचाना है, एक पॉइंट तक पहुंचाना है। तो उसके लिए बजट जो, देखिए बजट का जिक्र तो करना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि बजट इसमें जो है नो डाउट आपके अच्छे ही होते हैं और छोटे बजट भी होते हैं। तो हर तरह के बजट में मैंने काम किया है। इसमें भारत सरकार ने जो है, मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो हमारे इच्छुक जितने भी हैं फिल्म क्षेत्र में आने के लिए, हमारे सरकार ने जो है एक बजट भी फिक्स किया हुआ है कि आप कितनी मिनट की फिल्म हमारे लिए बना के लाएंगे तो हम इतने लाख देंगे या इतने थाउजेंड्स देंगे या इतना पैसा देंगे। वो चीजें जो है, अगर आपको इस बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो कृपया वो आपसे या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उन्हें सारी चीजों की जानकारियां दे सकती हूँ, क्योंकि शो में तो अभी इतने सारे डिटेल्स में, जैसा कि वक्त बहुत कम है, तो उसी हिसाब से ही मैं चीजें आपको बताऊंगी। जी, आपके लिए कुछ यादें आपको तरोताजा करना चाहेंगे। जैसे कि आपको बताइए, भारत के 8वें राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 में याक पालन पर आधारित जो फिल्म बनाई थी, वो ये शेरनी का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सिल्वर बीवर अवार्ड जो है आपको मिला है 2018 में। जी अच्छा, आगे है जी आपको जी, तो आपको आगे भी है कि आपको मंत्रालय से प्रशंसा प्रमाण पत्र मुंबई जी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव समारोह पर भी ग्रामीण और शहरी जीवन शैली को स्टिल उपयोग पर यह प्रमाण पत्र मिला है। इस पर थोड़ा सा आप ये बताएंगे, स्टिल जो आपने, स्टिल क्या है, ये स्टिल के बारे में बताएंगे क्या? फोटोग्राफी स्टिल नहीं या नहीं, वीडियोग्राफी स्टिल? स्टील नहीं सर, ये स्टील, इस्पात, स्टिल, स्टील अच्छा के ऊपर। इस्पात, हाँ, अच्छा इस जो स्टील अच्छा। है क्या है, स्टील की हमेशा जो है कॉर्पोरेट फिल्म बनती थी, तो मैंने उन्हें एक आइडिया अपना में लेकर गई थी मंत्रालय के पास, जिसमें ये था कि जो स्टील है वो आम लोगों में, मतलब हमारे निजी जीवन में स्टील का क्या उपयोग है। तो वो एक फिल्म उस पे बनी, उस पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी स्टील। तो वो अच्छा पहली बार ये था कि गांव क्षेत्र में जाके, ट्राइबल क्षेत्र में जाके भी स्टील किस तरह से यूज हो रहा है, यूसेज ऑफ स्टील। तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है मैंने उस सब्जेक्ट पे बनाई थी, और वो इस्पात मंत्रालय के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी थी, और उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाकर जो है सम्मानित किया था। मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मुझे वहां से मिला है। तो मैंने अभी तक जितने भी 8 से 10 कुछ एक ऐसे मेरे विभाग, मंत्रालय और सब्जेक्ट रहे हैं जहां से मुझे प्रमाण पत्र मिले हैं, बहुत सराहा गया है। और मेरे लिए एक खुशी की बात ये भी है कि मैं जो भी फिल्में अपनी क्लाइंट के लिए बनाती हूँ, वो फिल्में मेरी क्लाइंट जो है मेरी फिल्मों को अपनी फिल्मों को जो है फिल्म फेस्टिवल्स में भेजते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो है वो फिल्में दिखाते हैं। तो वो भी एक फिल्मकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है सर, कि आपकी फिल्में जी जो है, आपके क्लाइंट जो है वो देश विदेश में उसकी चर्चा कर रहे हो। तो मुझे कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अपनी फिल्म बनाकर जो है किसी से ये रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज आइए आप मेरी फिल्में देखिए। ऐसा नहीं हुआ। मैं थोड़ा आप कहें इस मामले में मैं थोड़ी सी मेरे पे ब्लेसिंग है कि मैं जो भी काम करती हूँ एक बोलते हैं अवार्ड के लेवल का हम लोग काम करते हैं, अपने क्लाइंट को वैसा काम देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक फिल्मकार हो के किसी फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहे हैं। मेरी हर फिल्म फेस्टिवल में जाने लायक होती है, लेकिन वो फिल्म जो है वो मेरे क्लाइंट की होती है, क्योंकि क्लाइंट मुझे पैसा देता है, हमें मेहनताना देता है। तो वो मेरी फिल्मों को ही चर्चित करते हैं। अब जैसे ये आर्काइव्स में मेरी फिल्में आई हैं, वो फिल्में मैंने उन्हें नहीं दी है, मैंने जिन क्लाइंट्स के लिए फिल्में बनाई हैं, ये मेरे लिए ऑनर है कि आज वो आर्काइव्स में वो फिल्में आ रही हैं। आप समझ रहे हैं कि वो सारी फिल्में जी जी आ जी। रही हैं और वो अपने आप ही एक चर्चित हो रही हैं। तो एक फिल्मकार के लिए ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन और एक बहुत ही
ऑनर की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपकी चीजें एक्सेप्ट हो रही हैं और आपकी चीजों की प्रशंसा हो रही है, आपकी चीजों को सराहा जा रहा है और आपको हमेशा जो है इस कार्य को के लिए जो है आपको सम्मानित करके आपको बुलाया जाता है। तो मैं अब इस क्षेत्र में जो है 1997 से शुरू की थी, आज भी फिल्म बना रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। ये जर्नी आसान नहीं रही है क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुए हैं, फिल्म का तरीका चेंज हुआ है और आज का जो पटल है, आज का जो क्षेत्र है हमारी फिल्म का, वो तो बहुत ही आसान और बहुत अच्छा हो गया है। और अगर मैं ये भी चाहूंगी कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे जो नई जनरेशन जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, काम करना चाहती है, बहुत स्वागत है, बहुत स्कोप है। लेकिन उसके लिए मैं एक अपनी तरफ से मैं एक उनको ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज पहले आप अपनी शिक्षा पूरी कीजिएगा। शिक्षा पूरी करने के बाद इस क्षेत्र में आने के लिए फिल्म को पढ़ के आइएगा। फिल्म को पढ़ के जब आएंगे तो उससे क्या होगा कि इस इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है प्रैक्टिकल चीजों को करें। यानी कि अगर आप फिल्म है तो फिल्म को सामने देखिए, शूटिंग देखिए, कैमरा को देखिए, लाइटिंग कैसे होती है, सब चीजें देखिए। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, जो मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है जो इस क्षेत्र में जो है आने का सपना देखते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि सपना साकार बहुत आसानी से हो सकता है और बहुत इजी है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप जो है सिर्फ डायरेक्टर बनने की ना सोचे, डायरेक्टर बने या प्रोड्यूसर बने। फिल्म के क्षेत्र में बहुत सारे स्कोप है। आप एक अच्छे अगर आप अच्छे लेखक हैं तो आप फिल्म के लिए लिख सकते हैं, एक अच्छे स्क्रीन राइटर्स बन सकते हैं। आप एडिटिंग के बिना फिल्म नहीं बनती है। एक एडिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप एडिटिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं। आप एक अच्छा कैमरामैन बन सकते हैं, एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर बन सकते हैं। आप सिनेमा के क्षेत्र में आ सकते हैं। आप एक सेट डिजाइनर, एक आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। आप क्या कहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ, बहुत सारे स्कोप है। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको डायरेक्टर ही बनना है। आप फिल्म में और भी बहुत सारे स्कोप है जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि कृपया आप लोग आइए। बहुत स्कोप है और अच्छा मेहनताना है, अच्छा करियर है। बस बशर्ते ये है कि आप में वो जुनून होना चाहिए, फिल्म का जुनून होना चाहिए, आप में वो संवेदनशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी और संवेदनशीलता है और आप जो है अपने आसपास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक अच्छे फिल्मकार बन सकते हैं। उसके लिए जुनून होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है फिल्म के बारे में, क्योंकि तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि आपको हर चीज का पता होना चाहिए ताकि आप अपने सपने को साकार कर रहे हैं, उस फिल्म को बना रहे हैं या उस फिल्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। जी जी आदरणीय, अभी हमारे पास अब सवालों का सिलसिला तो बहुत है, लेकिन समय कम है, लेकिन फिर भी पूरा एपिसोड खत्म करेंगे। आपके लिए एक यादगार लम्हे आपके दिलाना चाहता हूँ कि मत्स्य पालन डॉक्यूमेंट्री के लिए भी आपको जो विज्ञान फिल्म समारोह में पुरस्कार के लिए चुना गया था। और जी इतने जी सारे पुरस्कार मिलने के बावजूद मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूं कि आपको क्या बॉलीवुड की मुख्य धारा में, बॉलीवुड के में जो काम को देखते हो, क्या उस ओर आपको आकर्षित नहीं किया, उस ओर जाने को आपका मन नहीं रहा? इस पर आप जरूर संज्ञान और हमारे पेज में प्रतिक्रिया करें। जी जी, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बॉलीवुड में जाने का आपका मन किया नहीं। मैं देखिए, जैसे भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं जब इस क्षेत्र में मैं आई थी तो एक स्मॉल स्क्रीन था टेलीविजन और एक बिग स्क्रीन था। बिग स्क्रीन जो है मुंबई बेस्ड था और स्मॉल स्क्रीन जो है वो दिल्ली बेस्ड था। तो दिल्ली के मीडिया हब ने मुझे अपने दोनों हाथों से, मतलब बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया था और मुझे अपनी राह जो मैं सपना देख रही थी वो सपना फुलफिल करने का मुझे दिल्ली में ही मौका मिल गया था। मेरा प्रोडक्शन हाउस, मेरा जो व्यापार है वो बहुत अच्छे से चलने लग गया था। और एक फिल्मकार के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे एक मार्केट मिले, उसे
फाइनेंसर्स मिले, उस स्पॉन्सरशिप मिले, तो दिल्ली के स्मॉल स्क्रीन से मैंने काम शुरू किया है और स्मॉल स्क्रीन में ही अब पूरा बॉलीवुड भी समेट कर आ चुका है। तो मेरे लिए कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई के जितने भी अच्छे टेक्नीशियंस थे वो दिल्ली में भी अवेलेबल थे। ऐसा नहीं था कि फिल्म जो है वो सिर्फ मुंबई में ही है या बॉलीवुड में ही है। हर एक फिल्मकार के लिए अपनी बात कहने का अगर उसे एक पटल मिल जाता है तो वो उससे बढ़कर खुशी की बात नहीं होती है। तो दिल्ली में मेरे पास इतना काम था और मेरे काम को इतना सराहा जा रहा था, तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं मुंबई जाऊं। मुंबई के लोग भी दिल्ली में आते थे, क्योंकि दूरदर्शन जो था उस समय जो मेन जो सेंटर था वो दिल्ली था। दिल्ली की आप अच्छे से जानते हैं कि दूरदर्शन ने अपना बहुत लंबे समय तक जो है विजुअल मीडिया में अपना कमांड रखा है। मुझे आज भी, अब तो मेरा एक ऐसा प्रोफाइल बन चुका है, इतने मुझे प्रोत्साहन मिल चुके हैं, इतने मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, तो मेरे क्लाइंट का जो दायरा है वो बड़ा हुआ था, तो मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि मुंबई के लोग जो हैं दिल्ली में आके भी काम करते हैं। अब तो हमें हर चीज, हर साधन, सब कुछ दिल्ली में अवेलेबल था, तो मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी दिल्ली मतलब बॉलीवुड के बारे में सोचने की या वहां पे जाके। वो सारे काम हम लोग दिल्ली में करते हैं। तो मैंने बहुत सारे सीरियल्स बनाए हैं, मैंने बहुत सारी टेलीफिल्म्स बनाई हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए और आज भी बना ही रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। काम जो है, काम की कमी हम लोगों को नहीं है। तो एक किसी भी व्यापारी के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है कि उसका काम उसे मिलता रहे, उसकी ब्रेड बटर चलती रहे। तो मैं अपने परिवार और अपने कार्य दोनों को बैलेंस करके चल रही हूँ। वो भी एक जी महिला होने के नाते बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिर्फ करियर कॉन्शियस होके, सिर्फ करियर होके कहीं दूर जाके नहीं बैठ सकते थे। तो मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहना चाहती थी, अपने परिवार के साथ भी जुड़ी रहना चाहती थी और अपने प्रोफेशन में अपना मुकाम भी पाना चाहती थी। तो दिल्ली ने मेरे दिल से स्वागत किया और दिल्ली ने कभी मुझे कहीं जाने के लिए प्रेरित किया ही नहीं। लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में सब आते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का दिल है, और जो चीज दिल्ली में चीज अवेलेबल है, जो दिल्ली में आपको जो सुविधा मिल सकती है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती है। तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कभी भी मेरा मन नहीं किया, ना ही कभी मेरे को कभी जरूरत पड़ी, क्योंकि जो काम जी बहुत वहां होता है वो काम दिल्ली में भी कर रहे हैं। जी आदरणीय, बहुत बहुत बधाई। आपके जो यात्रा यूं ही चलते रहे। 2-3 और सवाल है, उसके बाद हम एपिसोड को खत्म करेंगे। जी सवाल ये है कि आपकी यात्रा कभी खत्म होगी भी नहीं और आपकी जो कारोबार यूं ही चलता रहे। हम इस पेज के द्वारा यही कहेंगे, अब हमारे किन्नौर को, हमारे हिमाचल को जो है, आप अपने लाहौल स्पीति को जो है नाम रोशन जी करते रहे। और आपके लिए है कि आपकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। आप अपना जो आरएन प्रोडक्शन के तहत जो भारत सरकार और विज्ञान ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ अन्य कई परियोजनाएं जो बना रहे हैं, तो अभी और कितनी परियोजनाएं आप अपनी उम्र में करने के जाहिर रखते हैं? अभी कहाँ तक आपका लेवल है? क्या आप रिटायरमेंट जैसे लेते हैं ना, आम रिटायरमेंट, तो आपका रिटायरमेंट का समय कौन सा रहेगा? 50, 60, 70, या फिर ये लगातार चलता रहेगा जब तक सांसें है, जब तक आपकी गति है? जी, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं फिल्में बनाती रहूंगी और ऐसे ही अपने समाज में एक कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ाती रहूंगी। क्यों? क्योंकि समाज में अपनी योग्यता बनाए रखना तो एक सौभाग्य की बात होती है, जो मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो मैं एक फिल्मकार ही नहीं हूँ, एक फिल्म निर्माता निर्देशक ही नहीं हूँ। मैं जो हूँ एक कम्युनिकेटर हूँ समाज के बीच में। मैं लोगों तक जो है हर बात पहुंचाती हूँ, हर डेवलपमेंट को पहुंचाती हूँ और उनकी समस्या के साथ उनका समाधान भी बताती हूँ। मैं हर क्षेत्र में मुझे काम करने का अगर मौका मिल रहा है तो इसमें रिटायरमेंट या की बात तो है ही नहीं। मुझे जब भी मन लगता है मैं बीच में जो है अपना गैप ले लेती हूँ, रेस्ट ले लेती हूँ। बिकॉज हम लोग खुद अपना काम कर रहे हैं। एक क्रिएटिव इंसान खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपका कोई रिटायरमेंट है या आपको कब तक काम करना। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक काम करती रहूंगी, क्योंकि मुझे मजा जी आता है। मुझे कोई और काम आता ही नहीं है। सिर्फ फिल्म के अलावा ना मैं कुछ सोचती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं फिल्में ही बनाती रहूंगी। ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में अपने आप को हमेशा जीवित रखूंगी और कुछ ना कुछ करती रहूंगी, और मैं कर भी रही हूँ। तो मौके भी अच्छे मिल रहे हैं, तो क्यों ना काम किया जाए। जी बहुत खूब। जी
हमारे साथ जुड़े हैं हमारे किन्नौर की बिटिया रेनू नेगी जी, जिन्होंने जो है अपनी अलग से पहचान बनाई है, जो निर्माता है, निर्देशक है लघु फिल्म उद्योग के, और राष्ट्रीय फिल्म के अवार्ड से सम्मानित है। जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज के दर्शक है, ये रूबरू एपिसोड है जो महीने के अंतिम शुक्रवार को लेकर आते हैं, जिसमें हम हिमाचल से किन्नौर के ऐसे शख्स को लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी छवि बनाई हो और अपने देश का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन किया। हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय रेनू नेगी जी। इस पेज को अगर कोई पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं 2-3 सवालों के साथ, उसके बाद हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। तो आदरणीय रेनू जी, जी जैसे कि कहा कि आप हम अपने इससे आराम लेंगे, विराम लेंगे। आपने देखा 2 साल कोविड ने विराम दिया है हमारे को, तो इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस प्रकार से आपके उद्योग में फर्क पड़ा? क्या कोविड आपको वरदान बन के आया या फिर कोविड ने आपको एक 2 साल का रिटायरमेंट टाइप का दिया था थोड़ा सा। जी जी जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। कोविड ने नो डाउट सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में बहुत गहरा और बहुत बुरा प्रभाव डाला है। लेकिन मैं मेरी सोच भी उस समय सकारात्मक रही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको परिचय नहीं देना भूल गई कि मैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लाहौल में से मेरे जीवन साथी संबंध रखते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो लाहौल से हैं और वो एक डॉक्टर हैं। और कोविड के दौरान हम दोनों ही, मैं तो खैर समाज में समाज सेविका के रूप में और समाज के लिए काम कर ही रही हूँ अपनी फिल्मों के जरिए। तो उस समय मेरे हस्बैंड का बहुत अहम रोल आया था मुझे। क्योंकि मैं एक बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, बीवी भी हूँ, तो वो भी एक मेरा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। तो कोविड के दौरान अगर आप पर्सनल बात कहेंगे तो मैं उस समय मेरे जो हस्बैंड थे वो कोविड पेशेंट के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे थे, एज अ वॉरियर की तरह काम कर रहे थे, और मैं उनकी सेवा के लिए जो है अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के बिल्कुल कोविड में जो हम लोग परिवार एकत्र हुआ, मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि 26-27 साल से मैं फील्ड में काम करती थी, बच्चे सर्वेंट संभाल रहे हैं या कोई और संभाल रहा है, इस तरह से मेरी जर्नी रही जो मैं बैलेंस करती रही। लेकिन जिंदगी का आनंद मुझे कोविड में तब आया जब मैं अपने पति के पास आई थी। जब वो जा रहे थे तो रोज हम दुआ करते थे कि बस ये सही सलामत आ जाएं। तो कोविड में वो एक चीज वो रही। तो काम का तो मुझे होश ही नहीं था, मैं सच कहूँ। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे ये था कि मुझे अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। तो मैं उस समय हिमाचल अपने घर कुल्लू में जो है मैं आ चुकी थी और मैं अपने परिवार के साथ जुड़ी थी। वो भी एक बहुत ही खूबसूरत मेरा समय रहा। लेकिन ये बात भी सच है कि कोविड के दौरान कोई काम नहीं हुआ था। क्योंकि मैं एक डॉक्टर परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कोई काफ़ी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे था कि करंट अफेयर प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों का मुझे ऑफर आया था, तो मैंने उस समय मना कर दिया था क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलना चाहती और ना ही अपने टीम के लोगों के लिए कोई समस्या पैदा करना चाहती। तो हम लोगों ने बिल्कुल 2020 में तो बिल्कुल काम नहीं किया। 2021 में जो है हमने थोड़ा निकलना शुरू किया था, लेकिन ये है कि चीज़ें जो है वो अभी बहुत वर्स्ट स्थिति में है। तो चीज़ें फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैं परिवार के आदरणीय साथ। जी आदरणीय, चलिए कोविड का दौर अब खत्म धीरे धीरे हो जाएगा और हम बैलेंस हो जाएंगे। एक एक जिक्र आपकी यहाँ अगर आई थी शादी, मतलब आपने हस्बैंड की बात की, तो चलिए इसको भी लेकर ही आते। किन्नौर से लाहौल की ओर जाना, ये कैसा रहा आपको? क्या संजोग रहा कि कैसा आपको आप दोनों में परिचित पहले से थे, कहीं मिले कहीं सम्मेलन में या कि किसी काम के प्रोडक्शन में, या आप बीमार होकर कहीं मिले? तो कैसे आप लाहौल, किन्नौर से लाहौल की ओर यात्रा गए और वहाँ के बहू बन गए आप? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं जिस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, फिल्म में तो शादी के बारे में सोचना ही नहीं बनता था। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी कि दिल्ली में हम जितने भी किन्नौराज हैं, हम लोगों का तोशिंग गेट टुगेदर होता है। ये सभी हमारे किन्नौर वासियों को पता होगा कि हम जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ हमारा गेट टुगेदर जरूर होता है। तो मैं 2000 मतलब 2000 में गेट टुगेदर में मैं गई थी अपने किन्नौर के,
दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में मुझे इनविटेशन मिला था पहली बार जब मैं गई थी। वहीं पे मेरी मुलाकात जो है मेरे हस्बैंड से हुई थी, क्योंकि वो किन्नौर के एक डॉक्टर थे, ये लोग स्टूडेंट थे, उनके साथ वो एज अ फ्रेंड आए थे, तो इनसे मेरी मुलाकात में वहाँ पे हुई थी। वो मुलाकात बस वहां से शुरू हुआ थी, उसके बाद वो बहुत लंबी कहानी है, वक्त है नहीं, लेकिन चलिए ये भी जो था एज अ किन्नौरा तोशिंग में ही हमारी मुलाकात हुई है, दिल्ली में। चलिए, बहुत 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 बधाई आपकी। तोशिम जो है एक घर में ही तोशिम हो गया संजोग से। चलिए, बहुत बधाई। जी। अब आपके बच्चे जो है बड़े बड़े हैं, नाम भी है शायद ऋत्विक टाइप के, तो क्या आप किस लाइन में आप फील्ड में भेजना चाहेंगे? प्रोडक्शन लाइन में, डॉक्टरी लाइन में, या फिर अन्य आपने, या फिर उनको आपने छूट दी है कि आप किसी भी फील्ड को पकड़ो? जी, जी, बिल्कुल। मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल शुरू से ही एक साइंटिस्ट बनने और साइंस और मैथ में उसका बड़ा अच्छा कमांड रहा है। उसने हाल ही में जो है जेईई के एग्जाम्स को पास आउट करके अच्छे रैंकिंग में आके अब वो इंजीनियरिंग लाइन में चला गया है। वो दिल्ली के डीटीयू में उसकी सिलेक्शन हो गई है। मेरी जो बिटिया है वो अभी से ही उसके लक्षण है कि उसने डॉक्टर ही बनना है। तो मेरे दोनों बच्चों के लिए मेरा कोई बाध्य नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, अपने सोच और अपनी उनकी स्वतंत्रता जो है, जैसे मुझे मेरी परवरिश हुई है, मैंने अपने बच्चों को भी, हम दोनों, मैं और मेरे जीवन साथी जो है, हम दोनों उन्हें भी ऐसी ही परवरिश दे रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से ही इस अपना फील्ड और अपना करियर चूज कर रहे हैं। तो मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो 3rd क्लास में पढ़ती है, 3rd स्टैंडर्ड में है, तो छोटी है। तो उनकी परवरिश जी, जो है, बच्चों की परवरिश भी मेरा बहुत बड़ा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई एम डूइंग। बहुत बहुत बधाई। आपका हरा भरा भरपूर जो है परिवार है, और ये हमारा रूबरू एपिसोड में आपका आना बहुत बहुत हमारे लिए जो है मैसेज भी है। एक यहाँ पर एक दो सवाल और है। यहाँ पर आपको ये हम ये जानना चाहेंगे, आपने बीच में बताया तो था, लेकिन अंतिम दौर पर एक और मैसेज भी रहेगा। ये फिल्म प्रोडक्शन जो में जाना हो, अगर फिल्म में आपके मतलब उसमें अपनाना हो, लघु फिल्मों में, तो किन किन बातों का, किन किन मापदंडों का उपयोग करना पड़ता है? और अधिक जानकारी के लिए क्या आपका कोई वेबसाइट है, या फिर आपसे पर्सनली आपको फोन करके जानकारी लेनी हो? जी, आप लोग बेशक किसी भी समय मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, लीजिए आपके द्वारा, किन्नौर अब तक के ज़रिए भी जी, कर सकते हैं। फ़िल्म के लिए जैसे मैंने पहले से कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। तो आप अन्य क्षेत्रों में भी आइए जहाँ डिमांड है। मैं खुद कहती हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग अच्छे डायरेक्टर्स की डिमांड भी करते हैं, अच्छे एडिटर्स हमें चाहिए होते हैं, अच्छे कैमरामैन हमें चाहिए होते हैं। हमें बहुत सारे क्षेत्र में फ़िल्म की टीम को, फ़िल्म में जो टीम होती है उसमें बहुत सारे क्षेत्र डिमांड है। तो आप लोग का स्वागत है, लेकिन आप फिल्म को पढ़ के आइएगा, अपनी एजुकेशन पूरी करके आइएगा, तो आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली भी इस चीज़ों को समझना है। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउसेस को, या प्रोडक्शन जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ फील्ड में जाके पहले चीज़ों को समझें, जानें, और फिर इस कार्य को शुरू करें। तो स्वागत है, बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा इसमें आपको अनुदान भी मिलेगा। मतलब पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी क्रिएटिवनेस को जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। जी, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ अतिथि हमारे किन्नौर के काफी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि किन्नौर के किस जगह से, तो किन्नौर के डबलिंग जो गांव है वहां से हमारे रेणु नेगी जी है। तो इनका जो मैरिज है वो जो है लाहौल में, और वर्तमान में ये दिल्ली में जो है अपने RN प्रोडक्शन के जो है बैनर तले अपना काम करते हैं, जहाँ युवा पीढ़ी के लिए और अन्य लोगों के लिए रोजगार भी देते हैं। तो चलिए, अंतिम आपसे सवाल, जैसे कि आदरणीय आपने कहा था कि आपका जो प्रोडक्शन में जाना संजोग ही रहा, लेकिन पहले तो आप नृत्य और गीत संगीत में आप बहुत रुझान रखते थे। तो क्या आप अभी भी क्या आपका जो है गीत या गीतों के बोल या कोई ऐसा आपको गुनगुनाते हो या गाते हो? अगर आप गाते हो तो हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि आपका जो पहला जो पड़ाव था आपका गीत संगीत से था।
जी, जी। निगी जी, आपने बिल्कुल मतलब मेरी दिल की बात को छेड़ दिया है। जी, मुझे संगीत बहुत पसंद है। और क्योंकि शाम का वक़्त है और मुझे गज़ल बहुत सुनना बहुत पसंद है और गाना भी बहुत बहुत पसंद है। तो स्वागत मैं है क्या? गाऊँगी, मैं ज़रूर जी गाऊँगी क्योंकि मैं किन्नौरा जी हूँ और किन्नौरी लोग जो है वो नृत्य और संगीत के लिए बहुत फ़ेमस हैं और इतनी क्षमता भी रखते हैं। तो मैं ज़रूर एक गज़ल गाना चाहूँगी बहुत शॉर्ट में। जी। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। चलती राहों में यूं ही आँख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। थैंक यू। उम्मीद है बिल्कुल अच्छा जी, लगा हो। बिल्कुल। आपके आपके जो बोल जिंदे हैं, आपके काम जिंदे हैं, आपके हर जो है कार्यक्रम जिंदे हैं, और आप जिंदा दिली और यूं ही जीते रहे शान और शौकत से, थैंक किन्नौर को आगे ले जाते हुए, हिमाचल को आगे ले जाते हुए, अपने काम को आगे ले जाते हुए। जाते जाते हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए, हमारे किन्नौर अब तक के दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो तो? मैसेज क्या, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हमारे किन्नौर के जितने भी क्रिएटिव हैं लोग हैं जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं, फ़िल्म बनाएँ, क्योंकि अभी क्षेत्रीय फ़िल्मों का दायरा बड़ा है और शॉर्ट फ़िल्मों का एक दौर बड़ा है। तो हिमाचल से किन्नौर का टैलेंट भी आगे आए। निर्माता, निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर्स और अच्छे फ़िल्मकार बने। तो आप सभी का स्वागत है। कृपया मेरे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी मेरा स्पेशली मेरा जो किन्नौर है, मैं चाहती हूँ कि किन्नौर के टैलेंट जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना नाम कमाए। तो आप आइए, स्वागत है आप सभी का। आप इस फील्ड के बारे में सोचिए, सीरियसली सोचिए, पढ़िए, पढ़ लिख कर और एक अच्छे सी फिल्म इंस्टीट्यूट में जो है अपनी ट्रेनिंग लेकर इस इंडस्ट्री में आइए। और आपको जब भी कोई सी मदद की ज़रूरत है या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं हमेशा अपने प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए हाजिर हूँ। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि इस क्षेत्र में आने के लिए आपको किस तरीके से जो है पहला कदम रखना है। जी आदरणीय, हमारा जो रूबरू एपिसोड है किन्नौर अब तक पेज का, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैं तो आपके शोज़ को हमेशा देखती रही हूँ, आपकी चर्चाओं को देखती रही हूँ। आपको बहुत आपको मैं एक बधाई देना चाहती हूँ, राम भगत नेगी जी। यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर और मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं कहीं और चीज़ की बात नहीं कहूँगी, मैं सबसे पहले तो बधाई आपको देती हूँ, जो आपने जो ये कम्युनिकेशन का ऑडियो विजुअल के ज़रिए एक जो सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पे आप चीज़ों को करेंगे। मेरी दिल से शुभकामनाएं। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपके शो में आकर इस तरह से रूबरू होने का मौका मिला। मैं तो खुद भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस शो के लिए। जी
धन्यवाद। यहीं तक हमारा सफर है। फिर कभी अन्य कोई अगर मुद्दा रहा किसी फील्ड का तो मैं आपको जरूर लेकर आऊंगा। चाहे महिला जागृति किसी प्रकार का कोई मंच मैंने चलाना हो, आपके कई प्रकार के हम सलाह लेना चाहेंगे तो अन्य किसी प्रोग्राम में आपको जरूर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जी नमस्कार। जी, हमारे साथ जुड़े थे हमारे जो फिल्म निर्माता, लघु उद्योग फिल्म निर्माता के निर्देशक और निर्माता हमारे आदरणीय रेणु नेगी जी, जो बेसिकली हमारे किन्नौर से है और डुबलिंग से, और लाहौल स्पीति में इनकी जो है शादी हुई है। तो बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे हिमाचल के, लाहौल स्पीति के लिए और किन्नौर के लिए। तो चलिए, ये हमारा रूबरू एपिसोड जो महीने के अंतिम शुक्रवार को हम रखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सोमवार को से लेकर हमारा जो संडे तक हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आज का जो हमारा था ये महीने का अंतिम शुक्रवार था, तो इसमें हमने रूबरू एपिसोड रखा है। तो कल मिलते हैं हम साप्ताहिक बुलेटिन में। मैं हमारे किन्नौर के जनता से अपील करता हूं कि साप्ताहिक बुलेटिन को बेहतर बनाने के लिए आप एकजुट हो जाए। इसमें हम आपकी प्रतिक्रियाओं को बटन पर रखते हैं ताकि आपकी आवाज सरकार तक जाए, प्रशासन तक जाए, शासन तक जाए। और आपकी सोच, अगर आप शिक्षा से जुड़े सवाल रखते हो, चिकित्सा से जुड़े कोई विचार रखते हो, तो ये पेज उन चीजों को लेकर आता है। तो चलिए, तो कल मिलते हैं हम आपके साथ। हमारे जो एपिसोड है, आपको जैसे कि कहा कि हमारा जो कल का एपिसोड जो है हमारा साप्ताहिक बुलेटिन है। तो आज के जो एपिसोड के जो हमारे रेणु जी की छोटी सी वीडियो दोबारा दिखाते हैं कि जो निर्माता निर्देशक रहे हैं। तो डोलमा, रुक डोलमा, मुझसे और दौड़ा नहीं जा रहा। क्या दीदी, तुम भी बस? तू तो हिरन की तरह भागती चली जा रही है। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, क्या क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तू बहुत सुंदर है, एकदम देवी जैसी। तभी तो कहती हूँ ज्यादा उछला कूदा मत कर, कभी कोई लड़का तुझे भगा कर ले जाएगा। हाँ तो फिर क्या हुआ, शादी कर लेंगे? देख, शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 22 साल होनी चाहिए। लेकिन दीदी, सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया कि क्या बताएं। अब मुझे तो इन बातों की जानकारी भी नहीं थी। तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी, मगर मौसा मौसी को तो इस बारे में सोचना था कि अभी तो ठीक ढंग से बड़ी भी नहीं हुई है। ओहो दीदी, गांव में इन सब बातों का कौन ख्याल करता है। और वैसे भी अब तो शादी हुए 5 महीने हो गए हैं। मुझे भी बताओ। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं बहू से कह रही थी कि बड़ी को मेरे पास सुला देना। और ज्यादा घुमा फिरा की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, मैं आप दोनों के लिए और बच्चे पैदा नहीं करूंगी। बस। तो किसने कहा था सिर्फ बेटियां ही पैदा करो? वो क्या मैंने जानबूझकर किए? जो देवता की खुशी थी वैसा ही हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो आप मिले थे आज हमारे रेणु नेगी जी से, जो लघु फिल्म जो है में काम करते हैं निर्माता निर्देशक के तौर पर। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।